गुड मॉर्निंग क्लास। बीए पार्ट सेकंड, पॉलिटिकल साइंस, पेपर फर्स्ट, प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, यूनिट सेकंड, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। आज के लेक्चर का टॉपिक है अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली पदों में से एक है। मूल संविधान द्वारा राष्ट्रपति को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई थी और कांग्रेस के अधिनियमों, प्रथाओं, परंपराओं तथा न्यायिक व्याख्याओं के द्वारा भी इस पद की शक्ति में वृद्धि हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है कार्यपालिका शक्तियां। राष्ट्रपति को यद्यपि अमेरिकी शासन और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शक्तियां प्राप्त है, परंतु सर्वाधिक प्रमुख उसकी कार्यपालिका शक्तियां ही है। संविधान में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका के क्षेत्र में राष्ट्रपति के विभिन्न कार्य इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट, कानूनों को लागू करना तथा व्यवस्था बनाए रखना। संविधान के अनुच्छेद 2 की तीसरी उपधारा के अनुसार राष्ट्रपति सभी संघीय कानूनों को समुचित रूप से लागू करने के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रपति का यह प्रमुख दायित्व है कि वह कांग्रेस द्वारा पारित सभी विधियों तथा सीनेट द्वारा अनुमोदित सभी संधियों का निष्ठापूर्वक पालन कराए। कानून लागू करने के साथ ही उसका संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व है। इस दायित्व का संवैधानिक आधार संविधान के अनुच्छेद 4 में वर्णित इस बात में है कि संघीय सरकार प्रत्येक राज्य में एक गणतंत्रीय सरकार की गारंटी देती है और प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक हिंसा से रक्षा करेगी। यदि किसी राज्य में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को खतरा हो या उस पर बाहरी आक्रमण की आशंका हो तो राष्ट्रपति राज्य के अधिकारियों से प्रार्थना की प्रतीक्षा किए बिना स्वयं अपनी पहल पर कार्य कर सकता है। कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत सेकंड पॉइंट है प्रशासन का संचालन। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशक है। यह देखना राष्ट्रपति का प्रमुख संवैधानिक दायित्व है कि शासन के विभिन्न पदाधिकारी संविधान के उपबंधों, अन्य राज्यों से की गई संधियों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। राष्ट्रपति के द्वारा इस हेतु अध्यादेश अथवा अनुदेश, नियम, उपनियम या आदेश जारी किए जा सकते हैं। उसके द्वारा विभिन्न विभागों के अध्यक्षों तथा अन्य अधिकारियों को आदेश जारी किए जा सकते हैं और संबंधित अधिकारियों के लिए इन आदेशों का पालन करना आवश्यक होता है। वह प्रत्येक विभाग के अधिकारी से किसी विषय पर प्रतिवेदन या सम्मति की मांग कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है नियुक्ति और पदच्युति की शक्ति। संविधान में संघ सरकार द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। वे उच्च पद जिन पर राष्ट्रीय सीनेट के परामर्श और उनके बहुमत की सहमति से नियुक्तियां कर सकता है, और सेकंड, वे निम्न पद जिन पर कांग्रेस की सहमति से राष्ट्रपति स्वयं अथवा विभागीय अध्यक्ष तथा न्यायालय नियुक्तियां कर सकते हैं। संविधान के अनुसार राजदूतों, अन्य प्रदूतों, वाणिज्य दूतों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों, उनके सचिवों, विभिन्न संघीय आयोगों के सदस्यों, चुंगी अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और सेना तथा नौसेना में उच्चाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है, परंतु सीनेट के द्वारा अपने बहुमत से इन नियुक्तियों की पुष्टि की जानी अनिवार्य है। अंतरिम नियुक्तियों की एक अन्य व्यवस्था है जिसके कारण नियुक्तियों के क्षेत्र में राष्ट्रपति का अधिकार और बढ़ जाता है। जब सीनेट का अधिवेशन नहीं होता उस समय राष्ट्रपति को अधिकार है कि आवश्यकता पड़ने पर नियुक्तियां करे।
यदि सीनेट उन नियुक्तियों को स्वीकार कर लेती है तो ये अंतरिम न रहकर स्थायी हो जाती है, और यदि वह उन्हें बिना स्वीकार किए अपनी बैठक समाप्त कर देती है तो वे समाप्त हो जाती है। परंतु वर्तमान समय में इस विधि का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीनेट के प्रति शिष्टता। अनेक संघीय पदों, विशेषतया राज्य विशेष से संबंधित संघीय पदों पर एक विशेष पद्धति द्वारा नियुक्तियां की जाती है, जिसे सीनेट के प्रति शिष्टता कहा जाता है। यह एक अलिखित नियम या परंपरा है जिसके अनुसार राष्ट्रपति अपने दल के उन सीनेट सदस्यों से नियुक्ति के संबंध में मंत्रणा करता है जो उस राज्य की ओर से सीनेट के सदस्य हैं जिसमें नियुक्ति करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षमादान का अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अन्य देशों के अध्यक्षों की भांति अपराधियों को क्षमा प्रदान करने, उनके दंड को स्थगित करने या कम करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति के द्वारा एक ही प्रकार के अपराध में दंडित अनेक व्यक्तियों को सर्व क्षमा भी प्रदान की जा सकती है। राष्ट्रपति की इस क्षमादान की शक्ति पर दो प्रतिबंध है। पहला, राज्यों की विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में दंडित व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, वह केवल संघीय विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में ही क्षमा प्रदान कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को क्षमा प्रदान नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होने के कारण राष्ट्रपति अमेरिका की परराष्ट्र नीति निर्धारित करता है और विश्व के अन्य राज्यों के साथ अमेरिका के परराष्ट्र संबंधों का संचालन करता है। इस क्षेत्र में राष्ट्रपति के द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है राजदूतों एवं प्रतिनिधियों की नियुक्ति। राष्ट्रपति राजदूतों एवं राजनीतिक तथा व्यापारिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर परराष्ट्र संबंधों के संचालन में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेता है। राजदूतों की नियुक्ति पर सीनेट की सहमति आवश्यक है, इसलिए अनेक बार राष्ट्रपति अपने विशेष अभिकर्ताओं की नियुक्ति करते हैं जिन पर सीनेट के समर्थन की आवश्यकता नहीं रहती। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिकी विदेश नीति का प्रवक्ता। राष्ट्रपति अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य प्रवक्ता होता है तथा कांग्रेस को समय समय पर भेजे गए राष्ट्रपति के संदेशों के द्वारा विदेश नीति के संबंध में महत्वपूर्ण उद्घोषणाओं को उद्घाटित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी सरकार को मान्यता प्रदान करना। विदेश नीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति को एक अन्य शक्ति विदेशी सरकारों को मान्यता प्रदान करने की प्राप्त है। इस अधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति स्वविवेक से करता है और कभी कभी वह इसे विदेश नीति के महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रयुक्त करता है। परराष्ट्र संबंधों के संचालन के अंतर्गत जो शक्तियां हैं उसमें नेक्स्ट है संधियों और प्रशासकीय समझौतों से संबंधित शक्ति। वैदेशिक नीति से संबंधित राष्ट्रपति का सबसे प्रमुख कार्य विदेशी राज्यों से संधियां या समझौते करना है, परंतु ये संधियां तभी वैध समझी जाती है जब सीनेट द्वारा अपने 2/3 बहुमत से इनकी पुष्टि कर दी जाए। संधियों की क्रियान्विति हेतु उन पर सीनेट का अनुसमर्थन आवश्यक होता है, इसलिए अनेक बार राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए संधियों के स्थान पर प्रशासकीय समझौतों का मार्ग अपनाते हैं, क्योंकि इन पर सीनेट के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती। प्रशासकीय समझौता 2 देशों की कार्यपालिका के प्रधानों के बीच संपन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशों में अमेरिकी नागरिकों का संरक्षण। राष्ट्रपति का
यह भी कर्तव्य है कि वह विदेश यात्रा करने वाले और प्रवासी अमेरिकी नागरिकों को संरक्षण प्रदान करे। यदि प्रवास काल में अमेरिकी नागरिक के साथ वहां दुर्व्यवहार किया जाता है तो राष्ट्रपति ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर दुर्व्यवहार रोकने एवं हर्जाने की मांग कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति है और इस नाते वह जिस प्रकार चाहे सशस्त्र बलों का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्र की प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का है और इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसे यह स्थिति प्रदान की गई है। संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा करने की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त है, लेकिन सशस्त्र बलों को आदेश देने और युद्ध का संचालन करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब देखते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। शक्ति विभाजन सिद्धांत पर आधारित अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने के कारण अमेरिकी संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण की शक्ति प्रदान नहीं की गई है, परंतु संविधान निर्माता शक्ति विभाजन सिद्धांत की सीमाओं से परिचित थे और उनके द्वारा राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में कुछ कार्य सौंपे गए हैं। विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है कांग्रेस को संदेश भेजना। संविधान में व्यवस्था की गई है कि समय समय पर राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की स्थिति के बारे में अवगत कराएगा और उसके विचार के लिए ऐसे सुझावों की सिफारिश करेगा जिन्हें वह आवश्यक और लाभकर समझे। राष्ट्रपति कांग्रेस को वार्षिक संदेश भेजते हैं। इन संदेशों में देश की सामान्य स्थिति का वर्णन होता है, प्रमुख समस्याओं पर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करते हैं और आवश्यक कानूनों के निर्माण की सिफारिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि कोई महत्वपूर्ण या अत्यावश्यक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह कांग्रेस के चलते हुए साधारण अधिवेशन को कुछ और दिनों तक चलाने का अनुरोध कर सकता है। यदि कांग्रेस राष्ट्रपति के अनुरोध से सहमत न हो तो वह कांग्रेस को धमकी भी दे सकता है कि अधिवेशन की समाप्ति के शीघ्र बाद विशेष अधिवेशन आमंत्रित होगा। सामान्यतः कांग्रेस के सदस्य विशेष अधिवेशन नहीं चाहते और वे अंततः राष्ट्रपति की बात को स्वीकार कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निषेधाधिकार। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निषेधाधिकार की शक्ति है। संविधान में कहा गया है सीनेट और प्रतिनिधि सभा में पारित होने के पश्चात विधेयक के कानून बनने के पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति को विधेयक पर पूर्ण निषेधाधिकार नहीं होगा, सीमित निषेधाधिकार ही प्राप्त है। उसकी इस शक्ति के दो रूप हैं, पहला विलंबकारी निषेधाधिकार और दूसरा जेबी निषेधाधिकार। तो पहले देखते हैं विलंबकारी निषेधाधिकार। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकता है और अपनी आपत्तियों के साथ उसे उस सदन को लौटा देता है जिसमें वह प्रारंभ हुआ था। यदि पुनः दोनों सदन 2/3 बहुमत से इसे पारित कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है और इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार राष्ट्रपति का निषेधाधिकार मर्यादित है, पूर्ण नहीं, परंतु इसका महत्व इस दृष्टि से है कि हमेशा 2/3 बहुमत का मिलना आसान नहीं होता और राष्ट्रपति द्वारा एक बार अस्वीकृत कर दिए जाने पर प्रायः विधेयक समाप्त ही हो जाता है। दूसरा है जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो। जब कांग्रेस का अधिवेशन
चल रहा हो, उस समय राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक स्वीकृति के लिए आता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उस पर अवकाश के दिनों के अतिरिक्त 10 दिन तक विचार किया जा सकता है। 10 दिन के बाद राष्ट्रपति की बिना स्वीकृति के ही विधेयक कानून बन जाता है, परंतु यदि इन 10 दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर यह विधेयक अपने आप ही निषिद्ध हो जाता है। इसमें राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से निषेध करने की आवश्यकता नहीं होती और इसे राष्ट्रपति का जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि राष्ट्रपति ने विधेयक को अपनी जेब या पॉकेट में रख लिया है, इसे न तो स्वीकार किया है और न अस्वीकार। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यपालिका आदेश। कानून बनाते समय केवल कांग्रेस नीति का निर्देश कर देती है और उनके संबंध में विशद रूप से नियम बनाने का अधिकार कार्यपालिका विभाग को दे दिया जाता है। इस व्यवस्था से लाभ उठाकर राष्ट्रपति शासन विषयक विभिन्न आदेश जारी करता है, जिनका रूप कानून के समान ही होता है, जिनका महत्व कानून के समान ही होता है। इसे प्रदत्त व्यवस्थापन या अध्यादेश शक्ति भी कहते हैं। अब देखते हैं वित्तीय शक्तियां। संविधान ने वित्तीय शक्तियों के संबंध में कांग्रेस को सत्ता संपन्न बनाया था, परंतु अब व्यवहार में राष्ट्रपति ही अधिक शक्तिशाली बन गया है। आय व्यय का वार्षिक बजट राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है। इस प्रकार बजट तैयार करने और बजट को पारित कराने में राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में भी शक्तियाँ प्राप्त है। सीनेट की सहमति से वह संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, परंतु वह उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अमेरिकी संघ के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में अपराधियों के दंड को स्थगित करने या क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्षमादान नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति सर्व क्षमा अर्थात एक साथ अनेक व्यक्तियों को क्षमा भी प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति दलीय नेता के रूप में। राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है और इस रूप में भी उसे बहुत अधिक शक्ति तथा प्रभाव प्राप्त होता है। वह अपने दल की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को नियुक्त करता है और उसके परामर्श से दल के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करता है। उसके दल के पदाधिकारी दल की सभी महत्वपूर्ण नीतियों और राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में राष्ट्रपति से परामर्श करते हैं और उसके विचार सभी विषयों पर निर्णायक होते हैं। यदि राष्ट्रपति के दल को कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त हो तो वह दलीय नेता के रूप में विधि निर्माण कार्य अपनी इच्छानुसार करवा सकता है। लास्ट पॉइंट है राष्ट्र का सर्वोच्च नेता। राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक दलीय व्यक्ति के रूप में किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यपालिका के सर्वोच्च प्रधान के रूप में उसे जो स्थिति प्राप्त होती है उसके कारण वह दलीय नेता से ऊपर उठकर राष्ट्र का प्रतीक बन जाता है। अमेरिकी संविधान निर्माता नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत में विश्वास करते थे और उनके द्वारा संगठित या एक सूत्रीय नेतृत्व के स्थान पर बिखरे हुए या कुछ सीमा तक विभाजित नेतृत्व की व्यवस्था की गई थी, परंतु
अमेरिकी जनता की इच्छा सदैव एक ही सत्ता का नेतृत्व प्राप्त करने की रही और उनके द्वारा कांग्रेस की अपेक्षा राष्ट्रपति के रूप में यह नेतृत्व प्राप्त किया गया है। राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा किया जाता है और कठिन और मुश्किल या संकटपूर्ण स्थिति में नागरिक उसी के बुद्धिमत्तापूर्ण और प्रभावशाली नेतृत्व के लिए देखते हैं, अपेक्षा करते हैं। इन सब बातों ने उसे राष्ट्र के सर्वोच्च नेता की स्थिति प्रदान कर दी है और उसे यह स्थिति न केवल आंतरिक राजनीति वरन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी प्राप्त होती है। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद।